नीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी करने वाले सभी मित्रों को नमस्कार। मित्रों, मैं हूं सुनील चौधरी बाड़मेर से। आप सभी मित्रों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर। आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। मित्रों, हमारे यूट्यूब चैनल पथ सफलता पर नीट भर्ती परीक्षा 2020 की तैयारी के लिए मनोविज्ञान के वीडियो हर रात 10 बजे अपलोड किए जाते हैं साथियों। उसी क्रम में आज हमारी अगली क्लास है बाल विकास का अधिगम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न और उत्तर। साथियों, ये वीडियो आपको कैसा लगता है इसके बारे में सभी कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथियों, आज के इस टेस्ट को एक टेस्ट की तरह लेकर सभी मित्र ईमानदारी से इस टेस्ट को पूरा ज़रूर देखिएगा और लास्ट में आपके कितने सवाल सही होते हैं इसके बारे में ज़रूर कमेंट करके बताएं। साथियों, आप सभी के कमेंट का रिप्लाई मैं ज़रूर करूंगा। चलिए मित्रों, शुरू करते हैं आज के इस लाइव टेस्ट को। साथियों, हमारा आज का पहला प्रश्न है समाजीकरण है। साथियों, समाजीकरण क्या है? समाजीकरण है शिक्षक एवं पढ़ाए गए के बीच में संबंध। साथियों, समाजीकरण क्या है कि शिक्षक और पढ़ाए गए के बीच में संबंध है, या समाज के आधुनिकीकरण की प्रक्रिया है, या समाज के मानदंडों का अनुकूलन है, या सामाजिक मानदंडों में परिवर्तन है। साथियों, आप सभी भी अपने साथ एक नोटबुक में इन प्रश्नों के सभी के जवाब दीजिए और साथ में सही आंसर को भी ध्यान में रखिए, आपके कितने सवाल सही होते हैं। चलिए मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि समाज के मानदंडों के साथ में अनुकूलन हमारे इस प्रश्न का सही जवाब होगा। इस प्रश्न का साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा सी। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2 कि शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। मित्रों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य है। साथियों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से क्या तात्पर्य है कि वह अपने सामाजिक मानदंड को बनाना है, या समाज में बड़ों का सम्मान करना होता है, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना है, या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना। साथियों, शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण से तात्पर्य क्या होगा कि अपने सामाजिक मानदंड की अपने समाज के अंदर अपना रुतबा बनाना, अपना सामाजिक पहचान बनानी, या समाज के बड़े लोगों का सम्मान करना, या सामाजिक वातावरण में अनुकूलन करना और समायोजन करना, इनकी जैसा सामाजिक वातावरण है उसके अनुसार स्वयं को ढाल लेना, या सामाजिक मानदंडों का सदैव अनुपालन करना, यानी कि समाज के नियमों का सदैव पालन करना चाहिए। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि सामाजिक वातावरण में अनुकूलन और समायोजन करना ही शिक्षा के संदर्भ में समाजीकरण होता है। मित्रों, का सही जवाब होगा ये। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि राज्य स्तर की एकल गायन प्रतियोगिता के विद्यार्थियों के लिए तैयार करते समय एक विद्यालय लड़कियों को वरीयता देता है, ये दर्शाता है। साथियों, कि राज्य स्तर पर एक एकल गायक यानी कि एक सिर्फ अकेला व्यक्ति गायन प्रतियोगिता है, उसमें विद्यार्थियों को तैयार करते समय एक विद्यालय क्या करता है कि सिर्फ लड़कियों को ही वरीयता देता है कि लड़कियां अच्छी गाती है, इस कारण लड़कियों को वरीयता देंगे तो अपना राज्य स्तर पर अपने विद्यालय का नाम होगा। तो साथियों, ये किस प्रकार से यह दर्शाता है कि ये वैश्विक प्रवृत्ति है, या प्रयोजनात्मक उपागम है, या प्रगतिशील चिंतन है, या लैंगिक पूर्वाग्रह है। साथियों, ये किस प्रकार की अपन एक कह सकते हैं कि किस प्रकार की कमी है कि राज्य स्तर पर एकल गायन प्रतियोगिता में सिर्फ लड़कियों को वरीयता देता है, लड़कों को नहीं दे रहा है। तो ये क्या किस प्रकार का होगा साथियों कि ये एक लैंगिक पूर्वाग्रह होगा, यानी कि एक प्रकार से लैंगिक भेदभाव अपन कह सकते हैं कि सिर्फ लड़कियों को ही वरीयता दी जा रही है, लड़कों को भी नहीं दी जा रही है। इस प्रकार से लैंगिक पूर्वाग्रह यानी कि एक लैंगिक भेदभाव की या लैंगिक रूप से विचारधारा है इस प्रकार की। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि एक किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन किया जाता है। साथियों, एक किशोर का शारीरिक विकास का मूल्यांकन अपन कैसे कर सकते हैं? एक किशोर का किशोर अवस्था, या एक अपन किशोर कह सकते हैं जिसकी उम्र 11-12 साल से ऊपर हो, उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन कैसे कर सकते हैं? उसके शरीर की ऊंचाई और भार के द्वारा, उसके हाथों और पैरों की लंबाई के द्वारा, या उसके द्वारा किए गए
शारीरिक कार्यों के द्वारा या उसके कंधों की चौड़ाई के द्वारा। तो मित्रों, आप सभी भी बताने का प्रयास करें कि किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन अपन किस प्रकार कर सकते हैं। साथियों, अपन किशोर के शारीरिक विकास का मूल्यांकन कैसे करेंगे कि उसके द्वारा किए गए शारीरिक कार्य, यानी कि वो शारीरिक रूप से किस प्रकार के कार्य कर सकता है, उसके आधार पर अपन उसके शारीरिक विकास का मूल्यांकन कर पाएंगे। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। साथियों, किशोर अवस्था के अंदर संज्ञानात्मक विकास की विशेषता है। कौन सी विशेषता है जो किशोर अवस्था के संज्ञानात्मक विकास को दर्शाती है? तर्क के साथ तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि, या सामाजिक जागरूकता की योग्यता में वृद्धि, या कार्यों की गति में वृद्धि, या घनिष्ठ मित्रता में वृद्धि। साथियों, किशोर अवस्था के अंदर संज्ञानात्मक विकास की विशेषता क्या होगी? आप सभी इस प्रश्न का जवाब दीजिए जल्दी से मित्रों। इस प्रश्न का सही जवाब होगा तर्क के साथ समस्याओं के समाधान की योग्यता में वृद्धि। अर्थात जो किशोर अवस्था के अंदर बालक होते हैं वो तर्क अर्थात सोच विचार के समस्याओं के समाधान करने की योग्यता में वृद्धि होगी। यही किशोर अवस्था में संज्ञानात्मक विकास की विशेषता कहलाएगी। चलिए मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है, ये किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक है। मित्रों, एक किशोर है, एक किशोर बालक है, या एक किशोर कह सकते हैं अपन, उसकी अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा? उसकी अभिरुचि अर्थात उसकी विचार विचार या भावों को प्रभावित करने वाला कौन सा कारक है? आनुवंशिकी होगा या वातावरण होगा, या कभी आनुवंशिकी और कभी वातावरण, या आनुवंशिकी और वातावरण दोनों होंगे। तो आप भी इस प्रश्न को बिल्कुल सोच समझकर जवाब देने का प्रयास करिए कि किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होगा। तो मित्रों, किशोर की अभिरुचि को प्रभावित करने वाला कारक आनुवंशिक और वातावरण दोनों होंगे। अर्थात एक किशोर किस परिवेश के अंदर जन्म लेता है और वो किस वातावरण के अंदर पल कर बड़ा हुआ है, वो उसकी अभिरुचि अर्थात सोचने समझने की क्षमता को प्रभावित करेगा। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किसी व्यक्ति के विकास का प्रतिमान निम्नलिखित में से किस क्रम का अनुसरण करता है? इनकी कोई भी व्यक्ति है, उसके विकास का प्रतिमान या विकास का सिद्धांत इनमें से किस क्रम का अनुसरण करता है? बाहर से भीतर की तरफ, या शीर्ष पदीय, या एक पार्श्वीय, या विशिष्ट से सामान्य। मित्रों, इनमें से कौन सा विकास का प्रतिमान का सिद्धांत कार्य करता है? व्यक्ति के विकास का प्रतिमान निम्न में से किस क्रम का अनुसरण करता है? साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा शीर्ष पदीय या आपादीय। इनकी इस प्रकार से शीर्ष पद से यानी कि शीर्ष से पैरों की ओर एक शरीर का विकास होता है। हमारा अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। बालक के शारीरिक वृद्धि व विकास को प्रभावित करते हैं। बालक के शारीरिक विकास और वृद्धि को प्रभावित कौन करते हैं? वंशानुक्रम करता है, वातावरण करता है, या केवल वंशानुक्रम करता है, या मित्रों वंशानुक्रम और वातावरण दोनों करते हैं? मित्रों, आपको ये सेशन कैसा लग रहा है? आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मित्रों, आज के इस प्रश्न का हमारा सही जवाब होगा वंशानुक्रम और वातावरण दोनों। मित्रों, बालक के शारीरिक विकास, वृद्धि और विकास को वंशानुक्रम और वातावरण दोनों प्रभावित करते हैं। कि बालक किस वातावरण में रह रहा है, यह उसके शारीरिक विकास और वृद्धि दोनों को प्रभावित जरूर करता है। इसका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही बालक के शारीरिक वृद्धि और विकास को प्रभावित करते हैं। तो हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9। सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये कथन है। साथियों, सामाजिक और संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं, ये परिभाषा देने वाले विद्वान थे। हॉल थे, या स्किनर थे, या क्रो एंड क्रो थे, या स्ट्रंग थे? साथियों, उनमें से कौन से विद्वानों ने सामाजिक एवं संवेगात्मक विकास साथ साथ चलते हैं ये परिभाषा दी थी? तो मित्रों, ये परिभाषा देने वाले विद्वान थे हॉल, जिन्होंने बताया था कि सामाजिक और संवेगात्मक विकास बालक का साथ साथ में चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है कि किशोर प्रौढ़ों को मार्ग में बाधा समझता है और उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, ये कथन किसका है? मित्रों, किशोर अवस्था में बालक आने पर अपने से बड़ों अर्थात प्रौढ़ों को क्या करता है? अपने मार्ग की बाधा समझता है। अर्थात जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं वो उसको रोकते हैं, टोकते हैं, या किसी बात के लिए मना करते हैं तो वो उसको बाधा समझते हैं और उसे अपनी स्वतंत्रता
का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकते हैं, अर्थात वो उनको आज स्वतंत्रता प्राप्त नहीं करने देते हैं। ये कथन कौन से विद्वान का है, अर्थात ऐसा विचार देने वाले कौन विद्वान थे? रॉस थे, पॉल्सनिक थे, वैलेंटाइन थे या विंग एंड हंट थे? मित्रों, तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा कॉल्सनिक। तो आप इसको क से क याद कर सकते हो। किशोर किशोर प्रौढ़ के मार्ग में कॉल्सनिक नामक विद्वान ने ये परिभाषा दी थी। तो हमारा अगला प्रश्न है, मैं किसी की परवाह नहीं करता ऐसी अभिव्यक्ति वाले बच्चों के व्यवहार को क्या कहते हैं? अर्थात कोई बालक स्वयं घमंड करता है या अपने आप में स्वयं रहता है कि मैं किसी की परवाह नहीं करता, चाहे कुछ भी हो जाए, कोई भी आ जाए, मैं किसी की परवाह नहीं करता, मैं किसी से नहीं डरता, इस प्रकार की अभिव्यक्ति यानी कि इस प्रकार के विचार या भावनाएं रखने वाले बच्चों के व्यवहार को अपन क्या कह सकते हैं? आक्रमक कह सकते हैं, सुरक्षात्मक कह सकते हैं, अस्वीकरण कह सकते हैं या पक्षगमन कह सकते हैं? मित्रों, तो इस प्रकार के विचार वाले बच्चों को अपन अस्वीकरण कहेंगे, क्योंकि इस प्रकार के विचार को सामाजिक रूप से स्वीकार नहीं किया जाता है। तो दोस्तों, हमारा आज का अगला प्रश्न नंबर 12 कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक। साथियों, एक बालक के नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है कि यदि उस अध्यापक उनमें भागीदारी निभाए। अध्यापक क्या करे कि बार बार मूल्यों की बात करे, या अध्यापक बार बार जैसे नैतिक मूल्यों की बात करे, बालकों को समझाए, या स्वयं उन पर आचरण करे, या महान व्यक्तियों की कहानियाँ सुने, या देवी देवताओं की बात करे। साथियों, बहुत ही शानदार प्रश्न है। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा, आप सभी सोच कर बताएं। तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा कि नैतिक मूल्यों का विकास किया जा सकता है यदि अध्यापक भी क्या करेगा कि उन नैतिक मूल्यों पर स्वयं आचरण करें, इनकी स्वयं उन नैतिक मूल्यों का पालन करेगा तो बच्चे भी उसका अनुसरण करके पालन करेंगे। जैसे कोई भी अध्यापक अच्छा बोलता है या समय का पाबंद है तो बालक भी उसका कहना मानेंगे, वो भी समय पे स्कूल आएंगे। अध्यापक बच्चों से कहते हैं कि जल्दी स्कूल आइए, समय पर स्कूल आइए, और अध्यापक स्वयं ही लेट आएगा तो बच्चे कैसे समय पे आएंगे? तो मित्रों, बालकों में नैतिक मूल्यों का विकास करने के लिए अध्यापक स्वयं को उन मूल्यों को अपने जीवन में उतारना चाहिए। तो हमारा अगला प्रश्न है, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम होता है। मित्रों, BF स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है, अर्थात किसका परिणाम है? विकास में बच्चों में भाषा का विकास किसका परिणाम होगा? व्याकरण में प्रशिक्षण का होगा, अनुकरण तथा पुनर्वलन का होगा, या अंतर्जात योग्यताओं का होगा, या परिपक्वन का होगा? इनकी व्याकरण बालकों में भाषा का विकास अपन किस प्रकार से कर सकते हैं? व्याकरण का प्रशिक्षण देकर, या अनुकरण और पुनर्वलन देकर, अर्थात बच्चों से अनुकरण करवा के और उनमें पुनर्वलन देके, या अंतर्जात योग्यता अर्थात उनको स्वयं द्वारा क्रिया करवा के, या परिपक्वन द्वारा? तो साथियों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा अनुकरण और पुनर्वलन द्वारा, अर्थात बालकों को अपन अनुकरण करवा के, अर्थात अपन कुछ भी बोलेंगे बच्चे उसका अनुकरण करके पीछे पीछे बोलेंगे, और कोई गलती करता है तो उसको पुनर्वलन देंगे कि बहुत अच्छे बच्चे, बहुत अच्छे बेटा, अगली बार आप फिर से बोलो या और बोलो। इस प्रकार से अनुकरण और पुनर्वलन द्वारा अपन उनको भाषा सिखा सकते हैं। ये मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है कि बच्चों की शारीरिक वृद्धि की दर अधिकतम होती है। साथियों, बालकों के अंदर, बच्चों के अंदर शारीरिक विकास की दर अधिकतम किस अवस्था के अंदर होती है? कि पूर्व बचपन में उत्तर बचपन की बजाय, या उत्तर बचपन में किशोरावस्था की बजाय, या किशोरावस्था में पूर्व बचपन की बजाय, या प्रौढ़ावस्था में किशोरावस्था की बजाय? मित्रों, बच्चों के अंदर शारीरिक विकास, अर्थात बच्चों का शारीरिक विकास किस अवस्था के अंदर बहुत तेजी से होता है? पूर्व बचपन का अपन कह सकते हैं, अवस्था कह सकते हैं कि पूर्व बचपन अवस्था, पूर्व बाल्यावस्था, या उत्तर बाल्यावस्था। बचपन का अर्थ यहाँ पे बाल्यावस्था से होगा। तो मित्रों, बच्चों का शारीरिक विकास कौन सी अवस्था के अंदर सबसे अधिक होता है? आप सभी को पता होगा, शैशवावस्था के अंदर बालकों का विकास सबसे अधिक होता है, अर्थात पूर्व बचपन, अर्थात अपन पूर्व बचपन को ही शैशवावस्था कहेंगे, जिसके अंदर बालकों का शारीरिक विकास बहुत तेजी से होता है। चलिए मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है कि कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है? मित्रों, इनमें से कौन सा अवसर किशोरों की आवश्यकता है, अर्थात इनमें से किस अवसर में किशोर भाग ले सकते हैं और किशोरों के लिए एक अवसर का कार्य करेगा, उनके लिए एक मौके का होगा कि वाद विवाद प्रतियोगिता में भाग लेना, या तर्क करना, या चर्चा करना, या सभी?
तो मित्रों किशोरों के लिए ये सारे अवसर का कार्य करेंगे कि वाद विवाद प्रतियोगिता में भी भाग ले सकते हैं, तर्क विचार भी कर सकते हैं, चर्चा भी, किसी विषय पर चर्चा भी कर सकते हैं, सभी कार्य किशोर कर सकते हैं। चलिए मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है आज का प्रश्न नंबर 16। किस अवस्था में स्व सम्मान की भावना सबसे अधिक पाई जाती है? मित्रों, कौन सी अवस्था के अंदर स्व सम्मान अर्थात अपना स्वयं का सम्मान हमें प्यारा लगता है, कि हमें ऐसा लगता है कि किस हमें इस अवस्था के अंदर जो बहुत सारे लोग हमारा सम्मान करें, हमें मान सम्मान दे, स्वयं का सम्मान बढ़ता हुआ देखने की अवस्था कौन सी होगी? किस अवस्था के अंदर बालकों को ऐसा लगता है? शैशवावस्था के अंदर लगता है, बाल्यावस्था के अंदर लगता है, किशोरावस्था के अंदर लगता है, या वयस्क अवस्था के अंदर लगता है? तो मित्रों, ये अवस्था होती है किशोरावस्था, जिसके अंदर सबसे अधिक बालकों को स्वयं का सम्मान की भावना होती है। इसकी इस अवस्था में उन्हें लगता है कि हमारा भी सम्मान हो, हमारा भी समाज के अंदर मान सम्मान हो, हमें भी कोई पूछे इसके बारे में। हमारा अगला प्रश्न है मित्रों, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है? मित्रों, अभिवृद्धि या वृद्धि अपन कह सकते हैं, वृद्धि शब्द का प्रयोग किया जा सकता है किसके लिए? बालक के मानसिक विकास के लिए, बालक के सामाजिक विकास के लिए, बालक के शारीरिक विकास के लिए, या बालक के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए? मित्रों, अभिवृद्धि शब्द का प्रयोग किस अवस्था में अपन कर सकते हैं? कि अभिवृद्धि में बालक का मानसिक विकास होता है, अभिवृद्धि में बालक का सामाजिक विकास होता है, या अभिवृद्धि में बालक का शारीरिक विकास होता है, या बालक के मानसिक और सामाजिक दोनों प्रकार का विकास को अपन अभिवृद्धि शब्द में शामिल कर सकते हैं। तो मित्रों, अभिवृद्धि में क्या होता है? सिर्फ अपन बालक के शारीरिक विकास को ही बता सकते हैं, अर्थात अभिवृद्धि शब्द का मतलब भी शारीरिक विकास से होता है। बाहर दिखने वाले विकास को ही अपन अभिवृद्धि में शामिल करते हैं, और विकास के अंदर अपन बाकी सारे विकासों को अपन शामिल करते हैं विकास के अंदर, परंतु अभिवृद्धि के अंदर सिर्फ शारीरिक विकास ही आता है। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18 कि सीखी गई क्रिया का अन्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। अर्थात कोई भी क्रिया अपन ने सीखी है, उसका अन्य परिस्थितियों में अर्थात अन्य कहीं स्थान पर किसी दूसरी जगह पर उसका प्रयोग करना अपन क्या कहेंगे? उसको परिपक्वता कहेंगे, या अधिगम स्थानांतरण कहेंगे, या अधिगम कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? क्या कहेंगे अपन कि कोई भी चीज़ अपने सीखी है, जैसे कोई बालक, या अपन एक उदाहरण के रूप में समझे कि एक लड़की है जो ननिहाल गई और वहाँ पे उसने हलवा बनाना या कुछ ऐसा सीखा, जैसे उसके ननिहाल में उसकी मामी या बुआ हलवा बना रही थी, वो वहाँ से सीख कर जब अपने घर आई तब उसने वैसा का वैसा हलवा या जो भी उसने कार्य सीखा वो स्वयं उस जगह पे आकर कर देती है। तो साथियों, इस प्रकार से अपन कह सकते हैं कि वो अधिगम का स्थानांतरण हुआ, अर्थात एक जगह से उसने जो क्रिया सीखी, जो कार्य सीखा है, उसका उसने दूसरी परिस्थितियों में दूसरी जगह पे वो उपयोग में लाने पर वो क्या होता है? अधिगम का स्थानांतरण होता है। चलिए मित्रों, हमारा अगला प्रश्न है कि वाइगोट्स्की तथा पियाजे के परिप्रेक्ष्यों में एक प्रमुख विभिन्नता है। कि वाइगोट्स्की और पियाजे के परिप्रेक्ष्य अर्थात उन्होंने जो सिद्धांत दिए हैं उनमें एक प्रमुख विभिन्नता क्या है, कि उनमें एक प्रमुख अंतर क्या है? कि व्यवहारवादी सिद्धांतों की आलोचना करते हैं दोनों, या बच्चों को पालन पोषण का परिवेश उपलब्ध कराने की भूमिका है, या भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण है, या भाषा के सक्रिय निर्माताओं के रूप में बच्चों की संकल्पना, ये उनकी प्रमुख विभिन्नता है। तो साथियों, इसकी क्या होगी कि भाषा और चिंतन के बारे में दृष्टिकोण, अर्थात वाइगोट्स्की को अपन क्या कहते हैं? किसका जनक कहते हैं? भाषा सिद्धांत का या भाषा विकास का जनक वाइगोट्स्की को कहते हैं, और चिंतन के सिद्धांत को अपन पियाजे के द्वारा कहते हैं कि पियाजे ने बालक के संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई थी, अर्थात संज्ञानात्मक विकास चिंतन से ही होता है। इस कारण ये इन दोनों की प्रमुख विभिन्नता होती है। तो इस प्रश्न का सही जवाब होगा भाषा और चिंतन के बारे में उनके दृष्टिकोण अलग अलग है। हमारा आज का अगला प्रश्न है कि पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? साथियों, पुनर्बलन का सिद्धांत किसने दिया? हल ने दिया, फ्राइड ने दिया, या पावलोव ने दिया, या कोहलर ने दिया? साथियों, पुनर्बलन का सिद्धांत देने वाले विद्वान थे CL हल। तो हमारा अगला प्रश्न है
व्यक्ति जब किसी वस्तु को देखकर या क्या कर रहा है, देखकर या स्पर्श करके ज्ञान प्राप्त किया जाता है तो वह सीखना कहलाएगा। अर्थात कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर या उसे स्पर्श करके कोई ज्ञान प्राप्त करता है तो वो सीखना या वह अधिगम, सीखना को अपन अधिगम भी कह सकते हैं, लर्निंग कह सकते हैं। तो वो अधिगम किस प्रकार का कहलाएगा? प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाएगा या ज्ञानात्मक अधिगम कहलाएगा या सादृश्यात्मक अधिगम कहलाएगा या करके सीखना अधिगम कहलाएगा, लर्निंग बाई डूइंग। तो मित्रों, जब कोई व्यक्ति किसी वस्तु को देखकर या प्रत्यक्ष रूप से अनुभव करके सीखता है तो वो क्या होगा? प्रत्यक्षात्मक अनुभव होगा, प्रत्यक्षात्मक अधिगम कहलाएगा। मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, सीखने की प्रक्रिया की एक प्रमुख विशेषता पठार है। ये उस अवधि को व्यक्त करते हैं जब सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, ये कथन है। मित्रों, कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रमुख विशेषता या पठार है, पठार कह सकते हैं अपन, एक अधिगम निर्योग्यता या उसमें कोई बाधा आना। सीखने की प्रक्रिया में एक प्रमुख बाधा है, ये है कि उस अवधि को व्यक्त करते हैं कि जब सीखने की क्रिया में कोई भी उन्नति नहीं होती, अर्थात बालक उस अवस्था में कुछ भी सीखता नहीं है। ये कथन देने वाले विद्वान कौन थे? रोस थे, गेट्स थे, वॉरेन थे या इनमें से कोई नहीं? तो मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब होगा रोस। मित्रों, रोस वो विद्वान थे जिन्होंने कहा था कि सीखने की प्रक्रिया में एक प्रमुख विशेषता अर्थात एक उसकी प्रमुख विशेषता या बाधा पठार है कि उस अवधि के अंदर सीखने की क्रिया अर्थात उस अवस्था में बालक कुछ भी सीखता नहीं है, उसमें सीखने की क्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। अनुबंध के गोचर की शुरुआत के द्वारा की गई थी। मित्रों, अनुबंध की गोचर की शुरुआत खाली स्थान के द्वारा की गई थी। ये शुरुआत करने वाले विद्वान कौन थे? मित्रों, कोहलर थे या लेविन थे या थॉर्नडाइक थे या पावलोव थे? मित्रों, अनुबंध की गोचर की शुरुआत करने वाले विद्वान कौन थे? मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? पावलोव। मित्रों, पावलोव ने अनुबंध की गोचर के सिद्धांत की शुरुआत की थी। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध है। मित्रों, लघु पदों के सिद्धांत का संबंध किससे है? रेखीय अभिक्रमित से है या शाखीय अभिक्रमित से है या अवरोह अभिक्रमित से है या उपरोक्त सभी से है? साथियों, लघु पदी सिद्धांत का मतलब क्या होगा कि सीखने के सिद्धांत में अपन कोई भी बड़ा यूनिट है या कोई भी बड़ा चैप्टर है उसको अपन छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर बांट कर पढ़ते हैं। उस लघु पदों का सिद्धांत का संबंध किससे होगा साथियों? तो वो उसका संबंध होगा रेखीय अभिक्रमित से। अर्थात अपन लघु पदों को अर्थात छोटे छोटे पदों के रूप में एक श्रृंखला के रूप में अपन एक यूनिट को या चैप्टर को कंप्लीट करते हैं तो वो रेखीय अभिक्रमित कहलाता है। चलिए मित्रों, हमारा आज का अगला प्रश्न है, कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? कार्यात्मक प्रतिबद्धता सिद्धांत की प्रक्रिया में मुख्य कारक कौन सा है? आकृतिकरण है, स्व आपूर्ति है, पुनर्बलन है या विप्रेरणा है? मित्रों, इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? साथियों, पुनर्बलन होगा। कार्यात्मक प्रतिबद्धता अर्थात कार्य के क्षेत्र में प्रतिबद्धता सिद्धांत के मुख्य कारक कौन सा होगा? पुनर्बलन। साथियों, किसी भी कार्य के लिए पुनर्बलन सबसे बड़ा कारक सिद्ध होता है कि कोई भी काम करने पर अपने पुनर्बलन प्राप्त होता है तो हम उस कार्य को और तेज़ी से कर सकते हैं। कि बालक सीख रहा है, उसकी सीखने की गति धीरे है तो अपन उसको पुनर्बलन देके उसके सीखने की गति को और बढ़ा सकते हैं। चलिए मित्रों, आज का सेशन यही समाप्त होता है। मित्रों, आज का सेशन आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा होगा उम्मीद करता हूँ आपको। और इस सेशन के बारे में सभी मित्र कमेंट करके ज़रूर बताएं। आपके कोई भी डाउट्स हो तो भी आपके पास कमेंट बॉक्स है, उसमें कमेंट ज़रूर करिएगा। मित्रों, रीट की तैयारी करने के लिए आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर सफलता पर आपको पूरे संपूर्ण सिलेबस के अनुसार रोज़ाना टेस्ट मिलेंगे। तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मित्रों, धन्यवाद आप सभी।